तो एक्चुअली अभी हम अपने लैब के हवाले से जो कंटेंट्स हैं उनका आगाज करते हैं शाह। ठीक है। तो आज है हमारी लैब नंबर 001 इस कोर्स की सिक्योर सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट की। अच्छा, अब हिस्ट्री में हुआ ये कि हमें कुछ मसले आते थे, तो हमने सॉफ्टवेयर बनाए टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। और क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर बनाए तो सॉफ्टवेयर अपने साथ अपने कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम ले आए। तो एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। और सॉफ्टवेयर बनाया तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो चार और खड़े हो गए, ये सिक्योरिटी वाले, ये वल्नरेबिलिटी वाले, कुछ सिस्टम की हैकिंग के, डाटा कंप्रोमाइजेस के, डाटा इन्फिल्ट्रेशन के। ठीक है। तो ये तो बड़ा मसला हो गया, ये तो नया मसला खड़ा हो गया। तो इस तरह की चीजें देखते हुए फिर जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथडोलॉजीज हैं उसके अंदर कोई 1990 से लेके 2000 के दरमियान में काफी ड्रास्टिक चेंजेस आए। पहले सॉफ्टवेयर बन रहे थे ना, तो फिर इस वक्त रियलाइज हुआ यार ये तो बग्स भी आ रहे हैं, तो इश्यूज भी आ रहे हैं, तो नए मसले खड़े हो रहे हैं, ये तो उल्टा डाटा कंप्रोमाइजेस हो रहे हैं, तो सिस्टम हैकिंग हो रही है। फिर उनको रिजॉल्व करने के लिए एक तो वही पैचिंग अप्रोच है कि ओके फाइन, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब आप उसकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं। एक है कि आप सॉफ्टवेयर को ही सिक्योरली बना लें ताकि उसके अंदर ये मसला ही ना आए। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट अप्रोच है ये चेंज हुई। ये हमारी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच थी कि जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते थे, सोल्यूशन डिजाइन करते थे, उसके ऊपर कोड डेवलप करते थे जो आपने सोल्यूशन डिजाइन किया हुआ, और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते थे और वो आप एंड यूजर को दे देते थे। ऐसा ही होता था। ठीक है। तो इस चीज को उस जमाने में इनिशियली वाटरफॉल मॉडल के तौर पे देखा गया। तो वाटरफॉल मॉडल एक्चुअली यही चार इटरेशंस थी, लेकिन ये होता था कि एक की आउटपुट दूसरे के पास जाती थी, दूसरे की आउटपुट तीसरे के पास जाती थी, तीसरे की आउटपुट चौथे के पास जाती थी। ठीक हो गया, जिस तरह से चीजें चल रही थी। लेकिन अब क्या होता था कि जब आपकी रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट हुई, आपने उस पर सिस्टम डिजाइन किया, उस सिस्टम को कोड किया, कोड करके जब आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की फेज में गए यूजर के पास, तो अब यूजर के सामने एक चलती हुई चीज नजर आई ना, तो अब उसका विजन ब्रॉड हो गया। पहले आप वर्बली बातें कर रहे थे, आप क्या चाहते हैं, वो कहता है जी मैं ये चाहता हूँ, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। जब उसके सामने चलती हुई चीज आई ना, ओहो इसमें तो मुझे ये भी नजर आना चाहिए, इसमें तो मुझे ये भी नजर आना चाहिए, इसमें तो मुझे ये भी नजर आना, तो उसके सामने एक मॉडल आ गया ना, तो अब उसको अपनी चार और भूली हुई चीजें याद आ गई। ओहो मैं तो यार ये काम भी करता हूँ, ये भी इसमें डलना चाहिए, ये काम करता हूँ, ये भी। तो अब आपकी रिक्वायरमेंट इनहेंस कर गई। कब इनहेंस की? जब मैं चारों फेजेस से निकल के एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करवा रहा था। उसने कहा नहीं, इसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं होता यार, इसके बगैर तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, ये भी डालो। अब आपका क्या हुआ कि आप एक लूप में फंस गए। आप फिर से रिक्वायरमेंट गैदरिंग में चले गए, आपने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आप उसके साथ फिर बैठ गए, आपने कहा अच्छा बताओ ये वाली जो चीज आप मांग रहे हो इसको आप कैसे करोगे, क्या यूज करते हो, कैसे करते हो, वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाली स्टेज आ गई। फिर आप उसके ऊपर सोल्यूशन डिजाइन करोगे, मतलब ऑलरेडी डिजाइन हुआ है उसके अंदर मजीद एडिशन डिजाइन करोगे। देन उसकी कोडिंग करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे, फिर उसको दिखाओगे कि हाँ ये चार चीजें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अगर आप ये चीजें देंगे तो मुझे इन चार चीजों को भी फायदा नहीं है। अब आपको हो गया अरे क्या सही बात है, तो फिर से तो एक साइकिल वाली फेज में चले गए आप इस सोल्यूशन डेवलपमेंट के बजाय। ठीक है। तो यहां पे अब आपने कहा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता, आपसे मुराद ये कि फिर सिस्टम या दुनिया ने अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज हैं, ये वाटरफॉल वाली और ये वाली चीजें, इनको कन्वर्ट करना शुरू किया। ठीक है। अब उन्होंने मल्टीपल राउंड्स लेने शुरू किए। पहले क्या होता था, पूरा सिस्टम समझते थे, पूरा सिस्टम डिजाइन करते थे, पूरा सिस्टम डेवलप करते थे, पूरा सिस्टम डिप्लॉय करते थे, और फिर वो साइकिल वाले केस में फंस जाते थे। अब आपने कहा जी नहीं, अब हम जाएंगे इजाइल या स्क्रम के हवाले से डेवलपमेंट के। ठीक है। तो उसके फीचर ये होते हैं कि आप कहते हैं कि यार आप पूरे सिस्टम को डिजाइन करने की कोशिश ना करें, आप उसके मॉड्यूल आइडेंटिफाई करें, उसका एक पार्ट आइडेंटिफाई करें। आप पहले साइकिल में, पहले स्क्रम में उसका एक पार्ट डेवलप कर लें। वो डेवलप हो जाता है, वो छोटा सा पार्ट होगा, उसमें रिक्वायरमेंट भी आसानी से गैदर होंगी, उसमें अगर कोई इशू निकलता है बिलफर्ज वाली बात की यूजर को चार चीजें और याद आती हैं, तो वो भी अगर आपका पहला पार्ट एक महीने का था, तो
तो उसकी चेंजेस जो अगली आई है वो एक हफ्ते में कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये नहीं होगा कि आपने 6 महीने के बाद गए और 6 महीने बाद इतनी रिक्वायरमेंट आई कि वो अगले 6 महीने का काम आ गया। तो पूरे सिस्टम की जगह आप कंपोनेंट बेस्ड, स्क्रम बेस्ड, पार्ट्स बेस्ड इस तरह की डेवलपमेंट अप्रोच को इख्तियार कर लें। क्लियर हो गया? इसका मेरे ख्याल में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, फिर भी अगर नहीं है तो आप मुझे बता दें, हम इसको जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ खास तरह के वर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ये एजाइल या ये स्क्रम वगैरह के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपकी स्प्रिंट की प्लानिंग होती है। ठीक है। फिर आपकी डेली स्टैंड अप बनते हैं। फिर जो आपका स्प्रिंट डिजाइन हुआ होता है उसका रिव्यू होता है। उसका रेट्रोस्पेक्टिव निकाला जाता है। और उसके बाद अगर कोई आपका बैकलॉग रह गया उसकी ग्रूमिंग की जाती है। अब ये सारी ना स्क्रम की वो चीजें हैं जो कि एक टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, तो जिनका एक खास तरह का एक मतलब होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले तो देखते हैं ना कि हमारा एक पॉसिबल फीचर एक खास वक्त में हमारे क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले ये वाला काम कि अब आप क्या चाहते हो भाई, क्या बनवाना है आपने, हम एंड यूजर से पूछ लेते हैं। ठीक है। वो हमें बताता है कि ओके मुझे ये 6 चीजें बनानी है। ठीक है। हम कहते हैं फाइन, ये 6 चीजें बनाना तो बहुत अच्छा है, बट हम ट्रेडिशनल वाटरफॉल या इन मेथडोलॉजी पे अब काम नहीं कर रहे, तो हम आपको 6 चीजें नहीं बना के देंगे, बना के देंगे लेकिन पहले मुझे बताओ इन 6 को प्रायोरिटाइज करो कि यार पहले सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी आपने बनवानी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी। तो हम एंड यूजर से प्रायोरिटाइजेशन करवा लेते हैं उसकी जो 6 रिक्वायरमेंट है। वैसे सारे बना के देंगे लेकिन इसमें से बताओ सबसे पहले कौन सी बना के दें। यूजर कहता है कि यार सबसे पहले आप यूं करें, मुझे अटेंडेंस का मॉड्यूल बना दे, फॉर एग्जाम्पल एलएमएस की बात करें। ठीक है। आप कहते हैं ओके फाइन। तो अब वो जो अपने पॉसिबल फीचर हैं और उसकी प्रायोरिटाइज लिस्ट है, उसमें से फिर आप एक स्प्रिंट का बैकलॉग बनाते हैं कि ओके फाइन, ये हमारी कमिटमेंट है आपके साथ। हम अगले 1 महीने की हमारी इटरेशन है। इस इटरेशन में हम आपको ये फीचर बना के देंगे, ये हमारी आपसे कमिटमेंट है। ठीक है। ये 6 लिस्ट थी, 6 में से आपने बता दिया हमारी 1 2 3 4 5 6 ये प्रायोरिटी है। तो जो आपने 1 नंबर पे टैग किया है ना, हम ये इस 1 महीने में आपको बना के देंगे। तो उस बैकलॉग से हमने क्या किया, क्या किया, एक कमिटमेंट एक तरह की हमने एक जनरेट कर ली कि ओके ये इस प्रायोरिटाइज लिस्ट में से हम ये पहला वाला पार्ट आपको इस 1 महीने में बना के देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना ये एनालाइज करने में सिर्फ प्रायोरिटी नहीं होती, उसके अलावा आपकी टीम की रिक्वायरमेंट, आपकी टीम की अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी यूजर की प्रायोरिटी में तो नंबर 1 चीज आती है, बट इस काम को करने के लिए हमें नेटवर्क वाला बंदा भी चाहिए, लेकिन हमारे नेटवर्क वाला जो बंदा है वो किसी और प्रोजेक्ट में एंगेज है। तो हम यूं करते हैं कि हम इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 को पहले इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायर्ड टीम चाहिए वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है। तो ये वाला काम पहले महीने में कर लेंगी। अगले महीने तक वो स्प्रिंट वाला बंदा भी वो जो नेटवर्क वाला बंदा है वो भी फारिग हो जाएगा। तो अगली वाली जो इसका साइकिल चल रहा है, इटरेशन चलनी है, उसके अंदर हम इनको प्रायोरिटी नंबर 1 वाला। तो इस तरह से करके आप यूजर की प्रायोरिटी, अपनी टीम की अवेलेबिलिटी, और जो फीचर चाहिए वो, और उसमें टाइम कितना चाहिए और वो कितनी उसकी वो होंगी, इस तरह के काम करके ना, कोई बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का प्रायोरिटी वाला टास्क है तो शायद वो एक के अंदर ना हो, वो एक को आपको फिर तोड़कर 3 4 साइकिल्स में इसको खत्म करना पड़े। तो इस तरह से करके आप प्लानिंग कर लेते हो और एक कमिटमेंट क्रिएट कर लेते हो। ठीक हो गया। अच्छा, जो स्प्रिंट का बैकलॉग हो जाता है। अच्छा, जब आप उस सारे फेज से निकलते हो तो आपका एक स्प्रिंट का रिव्यू का साइकिल चलता है, स्प्रिंट रिव्यू का, जिसके अंदर आप देखते हो कि आपकी क्या कमिटमेंट थी इस इटरेशंस की, कितनी आपने फुलफिल कर ली, कितनी रह गई, कितनी एक्सेप्ट हो गई, कितनी चेंज रिक्वेस्ट आई, कितनी रिजेक्ट हो गई। तो ये सारा आप उस साइकिल को रिव्यू करते हो ताकि उसकी बेस पे अगला साइकिल, अगला वो जो इटरेशन है वो आप प्लान कर सको और ये देखो कि आपने उसमें क्या करना है, और इस वाले स्प्रिंट में अगर कोई इशू आए तो किस वजह से आया, और अगले वाले स्प्रिंट में हम इस तरह की गलती ना दोहराएं जिसकी वजह से इशू रेज हो रहे थे, तो अगली बारी हम इस तरह के मसलों को कवर कर लें। मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही होती हैं। ठीक। तो इसमें हम सारी चीजें एग्जामिन करते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट शुड बी स्टार्ट डूइंग, व्हाट शुड बी स्टॉप डूइंग, कि हम क्या करें अपने अगले साइकिल में जिससे काम मजीद बेहतर हो, और क्या ना करें जिससे काम के अंदर कोई खराबी आ रही थी इस वाले साइकिल में, कोई मसले मसाइल फेस करने पड़े तो उसको हम यहीं पे किल आउट कर ले, अगली चीज में ना आए। और क्या चीजें ऐसी हैं जिससे हमें बड़ा बेनिफिट हुआ तो हम इसको अगले साइकिल में भी कंटिन्यू करें।
सही हो गया। तो ये वाली जो टीम होती है ना, इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह की एक मतलब इस तरह की थीम को फॉलो करते हुए हम अपने हर साइकिल को पहले से बेहतर बनाते चले जाते हैं, और ग्रेजुअली हम उनका वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको भी डेवलप करते चले जाते हैं। क्यों? कि जब आप एक क्लाइंट से काम करेंगे, उसका उसकी ऑर्गेनाइजेशन का थीम, कल्चर, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी। किसी और से बात करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो उनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप एक सरकारी बैंक में फॉर एग्जाम्पल चले जाते हैं तो मे बी उनके लोगों का काम करने का ताल्लुक बिल्कुल डिफरेंट हो, कल्चर। और काम आप दोनों कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं उस बैंक के लिए, ठीक है, सेम टाइप है। अब फॉर एग्जाम्पल अल्फला बैंक में चले जाए तो वो कहेंगे नहीं यार, हमने इस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है। अगर आपको हमारे बंदों की रिक्वायरमेंट है, हम रात को 10 बजे तक भी इनको बिठा लेंगे अगर आप अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप फॉर किसी सरकारी बैंक में जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं सर, ये तो 5 बजे हमारी छुट्टी का टाइम होता है, तो हम तो लेट नहीं बैठ सकते, तो अब हम कल ही आगे बैठेंगे। तो आपका भले प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो होता है हमारा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ ना, नॉर्म कल्चर एक ही चीज बना रहे हैं लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन आपको और तरह से दूसरे। इसकी वजह से वो जो आपकी वो जो ये 4 सवाल 3 सवाल लिखे हैं ना कि व्हाट शुड बी स्टार्ट डूइंग, ये आपके हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में डिफरेंट तरह से आपके सामने आएंगे, डिफरेंट तरह के चैलेंजेस सामने आएंगे, डिफरेंट तरह की चीजों को आपको टैकल करना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं जो आप हर प्रोजेक्ट में और फिर हर प्रोजेक्ट के हर साइकिल में आप इन चीजों को रिव्यू करेंगे। बिकॉज अभी आपका फाइनेंस वालों से लिंक था, पहला मॉड्यूल जो उन्होंने प्रायोरिटी वाला किया, अगला आपका अटेंडेंस वालों के साथ हो गया। तो उन दोनों का अक्रॉस द डिपार्टमेंट बिहेवियर भी, वे ऑफ वर्किंग भी, मूड मिजाज भी, कल्चर भी चेंज होता है। एक तरह का नहीं होगा एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। तो इसलिए ये हर साइकिल में आप इस तरह के मामला को रिव्यू करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें वो जो हमने कहा कि यार इस सारे को काम करने के बाद ये वाला जो सवालों के जवाबात हैं, ये आपकी बैकलॉग ग्रूमिंग होगी, जिसकी वजह से आप अगले साइकिल को पिछले वाले से बेहतर बनाओगे, ग्रूम करोगे। पहले जो गलतियां हैं, उनको नहीं दोहराओगे, पहले जो अच्छे काम किए उनको लेके चलोगे आगे, ठीक है। और इस तरह से आपकी ग्रूमिंग हो जाएगी आपके बैकलॉग, ठीक। अच्छा, और उसके बाद आपके स्टेक होल्डर और प्रोडक्ट ऑनर की इन्वॉल्वमेंट भी इस हवाले से इन्वॉल्व हो सकती है। बिकॉज अगर एक जगह से आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, तो वो ज़ाहिर है आप अपने कस्टमर को बताओगे कि यार आपकी टीम जो है लेट ही नहीं बैठती, या इस तरह से हमें डाटा ही सही तरह से प्रोवाइड नहीं कर रही, तो हम आपकी चीज़ों को, सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट करके कैसे देंगे। तो आप थोड़ा सा इस हवाले से इन्वॉल्व हों और थोड़ा सा हमारे इन मसाइल को हल करें, ठीक। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी फ्लॉड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ऑलवेज लीड टू फ्लॉड सॉफ्टवेयर, उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। अगर आपको एक बंदा बताइए गलत रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप तो उसी गलती को एज इट इज गलत ही इंप्लीमेंट करके दे देंगे, बिकॉज आपको रिक्वायरमेंट ये दी गई है। तो जब वो सॉफ्टवेयर निकलेगा तो या तो उसमें फ्लॉ होंगे, या वो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट को, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, उसको मीट नहीं कर सकेगा ना, ठीक है। तो सपोज अगर आप इस वाले स्प्रिंट वाली उसमें फ्रेमवर्क में ना होते, और आप 6-8 महीने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते, और पता चलता है कि यार वो जो हमें इनिशियल जिन बंदों ने रिक्वायरमेंट दी थी वही गलत दे दी, तो वो तो काम दोनों का खराब हो गया, कंपनी का भी और आपका भी, ठीक है। उसकी जगह अगर आपका 1 हफ्ते या 1 महीने का साइकिल है स्प्रिंट का, और 1 महीने बाद ही जब आपने पहली चीज बना के दी, तो कहा यार ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम कहेंगे यार ये तो देखिए आप ही की तरफ से। और यहाँ पे वो जो मैंने शुरू में बात की थी अपने लेक्चर के दौरान, कि लॉग मैनेजमेंट में ये चेंज मैनेजमेंट टाइप चीजें भी आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि उस वक्त आप उनके सामने कहेंगे कि सर ये देखें, ये रिक्वायरमेंट आप ही की तरफ से हमें दी गई थी, इन्हीं को हमने ऑटोमेट किया है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है तो ये तो फिर आपका कसूर है, हमारा नहीं है। हमें तो जो आपने कहा था हमने वही इंप्लीमेंट करके दिया, और यहाँ पे देखें आपके और हमारे सिग्नेचर्स हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट आपने ऑटोमेट करके देनी है। तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर आपकी चीजें गलत होगी हैं, कोई मसला नहीं, हम ठीक कर देंगे। लेकिन इस पे जो कॉस्ट अकर होगी, इनकर होगी, और जो पिछली वाली कॉस्ट इनकर हो चुकी है क्योंकि हमारे बंदे तो काम करते रहे हैं, तो ये तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये वो लॉगिंग वाला चीज हमें यहाँ भी बचाएगा। Got it? फिर उसके बाद इवन फिर भी मतलब अगर आपका वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक थी, ये सारी चीजें ठीक थी, तब भी आपके फ्लॉ अकर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। उसका आपने ख्याल नहीं रखा तो आपकी गलती की वजह से फ्लॉ अकर हो गया, ठीक है। आपने लॉजिक सही तरह इंप्लीमेंट नहीं की तो तब भी उस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ आ सकती है, ठीक है। तो इस सारे कामों की वजह से होता क्या है? नंबर वन, ये डिससेटिस्फेक्शन होती है, चाहे वो आपके एंड पे हो चाहे एंड यूजर के एंड पे हो। नंबर टू, आपकी फंक्शनैलिटी ब्रोक हो सकती है कि आपने चीजों को सही तरह समझा नहीं, या आपको सही तरह से रिक्वायरमेंट्स बताई नहीं गई, या आपने उसके ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग और उस तरह की चीजें नहीं की, तो एट द एंड आपके
वो जो फंक्शनैलिटी है वो सही काम नहीं कर रही होगी, ठीक है ना, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी करोगे, ठीक है। तो होता ये है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सिलोज, एक एक शेल के अंदर आपकी टीम्स काम कर रही हो, तो आपके सिस्टम में डेवलपमेंट फ्लॉज का, ब्रोकन डेवलपमेंट का अकर होना एक बहुत ज़्यादा उसकी जो अकरेंस की फ्रिक्वेंसी होती है, वो या रेशो होती है, वो बढ़ जाती है। ये क्या होता है सिलो वाला का? आपका डेवलपर है वो अपनी कोडिंग कर रहा है, ठीक। जो आपका ऑपरेशंस वाला है वो अपने हिसाब से उसको डिप्लॉय कर रहा है चीजों को, और वो चला रहा है उनको, ठीक है, कि जो सर्विस अवेलेबिलिटी होती है टूवर्ड्स एंड यूजर वो। और जो आपका सिक्योरिटी वाला सिलो है वो अपने सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी इंश्योर करना है वो अपने लेवल पे बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, उनका आपस में एक इंटरेक्शन नहीं है, उनका आपस में एक एक राब्ता नहीं है, वो एक मरबूत वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ ये सारे मसले मसाइल के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? कि सिक्योरिटी वाले को तो पता है कि यार ये वल्नरेबिलिटी है, मैं निकाल दूंगा। लेकिन होगा ये कि आपके अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर को नहीं पता होगा उस सिक्योरिटी इशू का, तो वो तो जब भी प्रोग्राम बनाएगा उसमें वो वल्नरेबिलिटी डाल के भेज देगा, उसको पता ही नहीं, यार ये गलत काम है, इस तरह नहीं करना चाहिए। सही है। अगर आपकी वो जो मैंने एग्जांपल दी थी कि सिक्योरिटी वाला वो एक्स हेडर की कोई इशू निकाल रहा है, और ये जो आपका ऑपरेशंस वाला है जो आपकी एक्चुअली वेब सर्वर को मॉनिटर कर रहा है, अगर इसको नहीं पता होगा तो वो तो जब भी सर्वर कॉन्फ़िगर करेगा तो उसमें वो वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं करेगा, और हर बार वो वल्नरेबिलिटी नेसेस में निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सिलो में काम कर रहे हैं, इनका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन हम कैसे कायम कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन हम इस तरह से, ये सारी वही वाली बात लिखी हुई है, ठीक है, कि यार मैं इसकी एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे, मैं तो खैर आपको पहले एग्जांपल डिस्कस कर ली कि इन विच वेब ब्राउजर, अगर आप सवाल पूछें इन विच वेब ब्राउजर शुड द साइट वर्क, तो आगे से जो डेवलपर है वो अगर वो आप कहे कि ब्राउजर्स, आई हैव बीन डेवलपिंग यूजिंग क्रोम, आई डिडंट थिंक अबाउट द साइट वर्किंग इन अदर ब्राउजर। अब डेवलपर के पास क्रोम इंस्टॉल था, उसने कहा यार मैंने तो देखा ही नहीं कि मैं इसको फायरफॉक्स में भी चला के देखूं, या वो कौन सा होता है, ओपरा में भी चला के देखूं, या एज में भी चला के देखूं, तो ये तो चीज मैंने चेक ही नहीं की कि क्या उसमें भी इसकी विजिबिलिटी और चीजें ऐसे ही चल रही हैं, क्योंकि हर डेवलपर के नीचे इंजन का थोड़ा सा फर्क होता है, तो मे बी वो उसको और तरह से इंटरप्रेट कर रहा हो। तो अगर ये वाले हालात होंगे तो फिर आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर इश्यूज जो है ना बहुत ज्यादा आएंगे। अब होता क्या, आपके डेवलपमेंट में हमेशा से तीन चीजें मैटर करती हैं। नंबर वन, आपके फीचर, जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं जो आपसे मांगे गए हैं या आप देना चाह रहे हैं। आपकी टाइमलाइन, कि आपके पास इन फीचर्स को बनाने के लिए टाइमलाइन कितनी है। और देन उनकी कॉस्ट, कि उन फीचर की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उन फीचर को बनाने में इतनी टाइमलाइन में कितनी कॉस्ट आएगी। हम एक वक्त में इनमें से मैक्सिमम दो फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तीनों को नहीं कर सकते। कैसे? आप कहते हैं यार मुझे फीचर भी चाहिए 20, और मुझे कॉस्ट भी चाहिए कम, तो क्या होगा? टाइमलाइन बढ़ जाएगी। क्यों? फीचर ज्यादा है, काम ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब है आप एक ही डेवलपर हायर करोगे। जब एक डेवलपर 20 चीजों को इंप्लीमेंट करेगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। आप कहते हो अच्छा यार मुझे फीचर भी 20 ही चाहिए, और मुझे टाइम लाइन जो है ना ये 15 दिनों में काम चाहिए। मैं कहूंगा ठीक है, कोई मसला नहीं, मिल जाएगा आपको। तो मैं एक की जगह 3 डेवलपर लगा दूंगा। अब वो 3 डेवलपर 3 के चार्ज करेंगे तो कॉस्ट मेरी बढ़ गई। मैं कहता हूं यार मुझे पैसे भी कम चाहिए, और काम भी मुझे 15 ही दिन में चाहिए। मैं कहूंगा फिर 15 दिन में भाई 20 फीचर नहीं हो सकते, ये एक बंदा है, ये एक दिन में एक फीचर बनाता है, तो आपको मैक्सिमम 15 फीचर दे सकेंगे, फिर 20 नहीं है, आप 5 को कंप्रोमाइज कर लें। तो कॉस्ट भी कम, एक डेवलपर की फी, टाइमलाइन भी कम, 15 दिन, तो फिर आपके फीचर निकल गए। तो एक वक्त में आप इस हवाले से जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो आप इन तीन फैक्टर जो कि मेजर फैक्टर होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के, उसमें से आप किसी दो फीचर्स को ही कवर अप कर पाएंगे। तीसरे फीचर मतलब इकट्ठे आप तीनों फीचर को ये नहीं कर सकते कि तीनों ही आपके ऑप्टिमल लेवल पे चले जाए। दो आप कंट्रोल करेंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली
डिस्टर्ब होगा उसकी वजह से। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो सामने आ रहा होता है, जिसके ऊपर हमने पिछले अपने लेक्चर में रोशनी भी डाली थी, कि नॉर्मली जो हमारे सॉफ्टवेयर जब बनते हैं और जब क्यूसी टेस्ट होते हैं, तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं होते, वो डेवलपर एनवायरनमेंट में होते हैं या क्यूसी एनवायरनमेंट में होते हैं, जो कि उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होती है। उसमें चेक्स भी कम होते हैं, उसमें रिसोर्सेस भी कम होते हैं, और उसमें यूजर भी कम होते हैं। तो आपकी बहुत सारे एस्पेक्ट, जैसे सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो अवेलेबिलिटी वाला होता है, इस तरह की कुछ चीजें टेस्ट होने से बाज औकात रह जाती हैं। ठीक है। तो जब वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाता है, तो उस वक्त जाके जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो डिफरेंट तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, वही वाली बात कि इनके सिस्टम पे तो नेटवर्क का लैग भी नहीं आ रहा था, ये चीजें भी नहीं आ रही थी, खुद ही बैठे हुए थे, तो इन्होंने चलाया तो बड़ी बेहतरीन साइट चल रही थी। जो ही प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट की तो पता चला कि यार वो तो 1 मिनट लोड होने में लगा रही है। ठीक है। तो उस चीज को फिर कैसे टैकल किया जाए, तो ये सारी चीजें वही ख्याल रखने वाली बातें जो हम पहले कर चुके हैं। अब उसमें क्या होता है कि नॉर्मल बिहेवियर है इंसान का, कि जब आपकी टाइमलाइन के इश्यूज आते हैं, तो यूजुअली जो आपको लग रहा होता है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको छोड़ देते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको आप लेके चलते हैं। ठीक है, आप एक वक्त में 10 काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको बताया गया कि नहीं, टाइम तो हाफ हो गया है, तो आपने इसमें से हाफ ही काम करने हैं, तो अब आप क्या करेंगे? जो आपके ख्याल में ज्यादा जरूरी काम है वो 5 आप चूज कर लेंगे, और बाकी के 5 छोड़ देंगे कि यार ये टाइम कम है, तो इसकी वजह से मैंने वो काम नहीं किया। इस तरह के एनवायरनमेंट में नॉर्मली सिक्योरिटी पहले पहले सेक्रीफाई हो जाती है। वो कहते थे यार ये सिक्योरिटी, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग और ये चीजें छोड़ो, तुम फिलहाल फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करके दे दो, हमें कैलकुलेटर बनाना है। तो तुम ये चेक ना लगाओ कि यार अगर जीरो आ जाए तो क्या होगा, ये वाला आ जाए तो क्या होगा, वो वाला आ जाए, इफ एल्स वाले ये मसले छोड़ दो। फिलहाल सिंपल दो वैल्यूज लो, उनको जमा करो, तो प्लस का बटन हो, माइनस का बटन हो, तो दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, और ये वाली चीज हमें इंप्लीमेंट करके दे दो। तो यूजुअली सिक्योरिटी जो है ना, सबसे पहले बाईपास होती थी। हालांकि सिक्योरिटी एक काफी क्रिटिकल एस्पेक्ट है, जो कि अब लोगों को रियलाइज हो गया है, क्योंकि उसकी वजह से अगर आपका एक बार भी कोई हैक हो जाए और सक्सेसफुली हो जाए और किसी क्रिटिकल सिस्टम पे हो, तो उसकी जो लागत होती है या जो उसकी बैड रेपुटेशन आपकी कंपनी के बारे में बनेगी, वो आपके मिलियंस के लॉसेस का सबब बन सकती है। ठीक है। तो अब होता यह है कि नॉर्मली जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होता है ना, उसको नॉर्मली एक मुसीबत समझा जाता है। यार ये तो हर काम में क्वेश्चंस लगा देते हैं, हर काम को रोक देते हैं, यार ये ना करो, ये ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, तो ये तो बड़ी एक मुसीबत नुमा किस्म की चीज है। हालांकि वो सिक्योरिटी अपने लिए तो नहीं कर रहे होते, वो रोक अपने लिए तो नहीं रहे होते, वो आपकी सेफ्टी, आपकी बेहतरी, आपकी सक्सेस के लिए आपको रोक रहे होते हैं। या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उनको बता रही होती हैं कि भाई पीसीआई डीएसएस की फॉर एग्जाम्पल 50 रिक्वायरमेंट है, ये करें। तो अपने लिए नहीं कर रहे होते, इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे, उनका ऑडिट आएगा, वो देखेंगे आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, तो वो तो आपका बिजनेस ही बैठ जाएगा, क्योंकि वो आपकी सर्टिफिकेशन को रिवोक कर लेंगे। जब सर्टिफिकेशन रिवोक होगी तो आपकी कार्ड्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे तो जो आपके एंड यूजर है वो क्या करेंगे? इसलिए वो कह रहे होते हैं कि भाई उसकी रिक्वायरमेंट है रेगुलेटरी की कि आप ये वाले 20 चेक लगाएं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक हो गया ना। तो अब क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि पहले वाटरफॉल मॉडल था, फिर उसमें मसले आए, फिर हम इटरेटिव लूप में फंसे, फिर हम स्क्रम में गए। ठीक है। तो अब हम आ गए होते हवाते डेवऑप्स की तरफ, डेवलपमेंट ऑपरेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक वो वही साइकिल है, लेकिन इसका इन्होंने स्केल थोड़ा सा कम कर दिया, और उस साइकिल में आपने पूरे लाइफ साइकिल को ले आए। कौन कौन सा था? सबसे पहले आपने बिल्ड किया, फिर आपने टेस्ट किया, देन आपने रिलीज किया, रिलीज को आपने डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद ऑपरेट किया और मॉनिटर किया, और उसके अंदर जो कमी कोताहियां थी, वो कमी कोताहियां, कोई बग्स वगैरह, और प्लस नए फीचर को प्लान करके आपने फिर से कोडिंग की, फिर से बिल्ड निकाली, फिर से टेस्ट किया, फिर से रिलीज की, वो डिप्लॉय हुई, फिर वो चली, ऑपरेट हुई, मॉनिटरिंग की, उसके अंदर कोई फ्लॉज तो नहीं आ रहे, उसके नॉन फ्लॉज को और नए फीचर्स को ऐड करके आपने अगली इटरेशन में, जो स्क्रम की इटरेशन चल रही होती है, आपने नया फीचर प्लान किया, और देन इस तरह से चलना शुरू हो गया। ठीक है।
अब इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये वैसे तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इनको मैं स्किप करूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या क्या चार वैल्यूज हैं जिन चीजों को अपने जो स्क्रम जिनको वैल्यू करते हैं। नंबर वन, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। वो कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं? आपका सॉफ्टवेयर काम करना चाहिए। पता लगे आपने 20 सफ़ों का बड़ा अच्छा मैनुअल तो लिखा हुआ है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट उस समय पूरी नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ नहीं हमें चाहिए। हमें काम करने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। लोग उसको समहाउ एक दो इटरेशन के बाद ट्रेन हो ही जाते हैं कि यार ये ऐसे यूज करना है। ठीक है ना? अब मैं हूँ, मैंने यहाँ का अभी तक एलएमएस नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे आप लोगों की अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, क्या करना है। लेकिन जब मैं 2 क्लासेस की अटेंडेंस मार्क करूंगा तो फिर मैं यूज टू हो जाऊंगा। फिर उसके बाद में 1,000 बार भी करना पड़े तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। बजाय इसके कि मैं ये बड़ा अच्छा कंप्रीहेंसिव सा एक मुझे 20 सफ़ों का 50 सफ़ों का एक वो पकड़ा दें कि यार ये मैनुअल आप पढ़े तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। इसी तरह कस्टमर की कोलेबरेशन को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बेनिस्बत कंट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको। वो कहते हैं यार कंट्रैक्ट को छोड़ो, अगर कस्टमर ये 2 काम और भी कह रहा है तो आप उसकी बात को वैल्यू करो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होगी इसलिए वो आपको कह रहा है। तो आप ये ना कहो कि नहीं उसने कहा था कि 20 मॉड्यूल है, अगर वो कहते हैं कि 20 मॉड्यूल में एक आध और मॉड्यूल भी ऐड कर दो तो डजेंट मैटर। मतलब आपने कस्टमर के साथ जो कोलेबरेशन है उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अपने सॉफ्टवेयर की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और आपने रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस को वैल्यू देनी है, ना कि फॉलोइंग द प्लान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले प्लान बनाया था जी हम पहले ये बनाएंगे ये बनाएंगे ये बनाएंगे ये बनाएंगे। अब आप बना रहे थे, अब आपको पता चला कि इसके अंदर एक इशू आ रहा है, हमने इसको रिजॉल्व करना है, इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब आप ये ना कहें नहीं हम ये तो चेंज हो रही है हम इस पे नहीं चलेंगे, हम पहले ही पूरा प्लान एंड तक पूरा इंप्लीमेंट करेंगे, जब पूरा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होगा फिर हम चेंज पे आएंगे। नहीं, ये आज की चेंज आपके पूरे प्लान को फेल कर सकती है जो आपने बना हुआ है, तो आपने उसको देखना है। ठीक है? इस तरह प्रिंसिपल्स हैं कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को वैल्यू दें, चेंजिंग रिक्वायरमेंट को वेलकम करें, उनको मुसीबत ना बनाए कि यार ये क्या मुसीबत है, कल तो आपने कहा था ये बनानी है, अब आप कह रहे हैं कि ये बनाना है। नो नो नो, इसको वेलकम करें, बिकॉज ये आपके सॉफ्टवेयर को सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, रिफाइनमेंट की तरफ जा रही है चीजें। ठीक है? डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली। आप बजाय इसके कि यूजर को कहेंगे मैं 6 महीने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दूंगा रिलीज, नहीं, आप वो स्क्रम की इटरेशंस में उनको छोटे छोटे पैचेस में सॉफ्टवेयर देना शुरू कर दें, सॉफ्टवेयर रिलीजेस फ्रिक्वेंट कर दें, ताकि यूजर के पास नई चीज आना शुरू हो, वो उसको एक्सप्लोर करे, उससे खेले, उसके अंदर कोई बग्स हैं तो आपको पहले से बता दे, ताकि आप उसके मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर बना सकें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। वही वाली बात कि आपकी जो सारी चीजें, वो जो हमने कहा नहीं था कि कौन सी चीजें हमें डोंट में लानी है अगले साइकिल में, कौन सी चीजें हमने डूज में लानी है, लाजमी करनी है, और वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमने मतलब है कि मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। ठीक है? वो जो पिछले वाली उस स्लाइड में 3 सवाल थे, तो ये सारी हैं कि आप सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर आप स्टैंड अप्स बनाते हैं। ठीक है? प्लानिंग में तो आपकी हर स्प्रिंट के शुरू में एक बड़ी मीटिंग होती है। देन फिर आपकी डेली स्टैंड अप्स होते हैं कि ओके आज हम क्या करेंगे, कोई इशू तो नहीं आ रहा। आप लोगों को जो डेवलपर्स होते हैं उनके साथ स्प्रिंट मास्टर जो होता है वो डिस्कशन करता है, अच्छा आपका ये टास्क है, आज आप ये करोगे, कल कोई इशू तो नहीं आया, किस तरह काम जा रहा है, कोई इशू आ रहे हैं तो वो बताएं, नहीं आ रहे तो हम उसका कोई हल निकालें, वट एवर, मतलब इस तरह की। फिर आपके पास 2 से 4 वीक की एक इटरेशन बनती है जिसको हम स्प्रिंट का नाम देते हैं, स्प्रिंट साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है? जिसके अंदर आप जो आपकी इनिशियल प्लानिंग की हुई होती है आपने एक साइकिल के आगाज में, उसको आप इम्प्लीमेंट करने के हवाले से काम कर रहे होते हैं, और फिर उसके ऊपर आप डेली बेसिस पे टास्क एक्टिविटीज असाइन करते हैं डेवलपर्स को, और उसके मुताबिक वो कर रहे होते हैं। और रेट्रोस्पेक्टिव जो होती है वो ये होती है कि जब भी आपकी मीटिंग एंड होती है तो आप रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग करते हैं, और उसके अंदर आप देखते हैं कि कौन सी चीजें हमने बेहतर की हैं, कौन सी चीजें खराब की हैं, कौन सी चीजें कर ली हैं, कौन सी चीजें इंप्लीमेंट होने से रह गई हैं, अगली बार कैसे इंप्रूव करना है, ताकि वो इस वाली का हासिल वसूल होता है, क्रिटिकल रिव्यू होता है, जिसकी वजह से आप अगले साइकिल को इस वाले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारी थी आपकी बेसिक्स ऑफ द स्क्रम, जो आपने शायद पढ़ी हुई भी हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मे बी। अब इसके अंदर कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, जैसे स्क्रम क्या है। अच्छा, टाइम भी हो गया, ओके। तो इसमें स्क्रम होता है, कैनबैन होता है, और एक्सपी होता है। स्क्रम क्या है? वही वाली चीज है कि आपके फ्रेमवर्क में होते हैं जिसके अंदर कुछ रोल्स होंगे, स्क्रम मास्टर होगा, एक प्रोडक्ट का ओनर होगा, डेवलपमेंट की टीम होगी। ठीक है? कुछ इवेंट्स होंगे जो भी हमने डिस्कस किए, क्या स्प्रिंट चल रही होगी पूरा साइकिल, फिर उसकी प्लानिंग होगी, फिर डेली की स्टैंड अप्स होंगे, और एंड में वो जो आपका रिव्यू और जो रेट्रोस्पेक्टिव होता है वो वाला काम हो रहा होगा। फिर आर्टिफैक्ट होंगे क्या,
प्रोडक्ट का बैकलॉग होगा, वही वाला जो मैंने कहा था, प्रियोरिटाइज लिस्ट होगी, उसके हिसाब से हमने इस बार क्या बनाना है वो चीज़ होगी, ठीक है। फिर स्प्रिंट का बैकलॉग होगा कि ओके, प्रोडक्ट का तो बैकलॉग ये था कि 10 मॉड्यूल बनाने थे, प्रियोरिटाइज कर लिए। देन हमने पहला मॉड्यूल उठा लिया, वो हमने उसका एक, उसको हमने एक या मल्टीपल स्प्रिंट में डिवाइड कर दिया। तो हमने पहला स्प्रिंट उठाया, इसमें हमने कहा हम ये वाले काम करेंगे। तो क्या ये वाले सारे काम हो गए? और अगर अच्छे हो गए, किस तरह से वो सारे चले सिलसिले, वो जो क्या हमने डूज करने हैं, क्या डोंट्स करने हैं, तो ये सारा एक ये स्क्रम के उस फ्रेमवर्क के अंदर आ जाता है। फिर एक है कैनमैन। कैनमैन क्या है? एक विजुअल वर्कफ्लो मैनेजमेंट मेथड है कि जो इस चीज को वैल्यू करता है कि आपकी कंटिन्यूस डिलीवरी भी चलती रहे, लेकिन इस तरह से चले कि आपकी टीम भी ओवरबर्डन ना हो। तो आपकी डिलीवरी साइकिल में और आपका वो जो स्क्रम के अंदर जो बन रहे हैं ना उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स, उन दोनों में एक इस तरह का एक वो रहे कि हर कोशिश करें कि स्प्रिंट के साइकिल के एंड में आपकी डिलीवरी एक रिलीज जाए, एंड यूजर तक पहुंचे, ठीक है। ज्यादा कोशिश ये होती है कि आपकी कम से कम स्प्रिंट ऐसी हो जिसमें किसी एक के एंड में आप एंड यूजर को कुछ डिलीवर ना करें। होता है ना कि आपने यार नहीं अभी तो आधा बना है, तो हम आधा और बनाएंगे, तो 2 स्प्रिंट के बाद हम एंड यूजर को देंगे। वो कोशिश ये करें कि ऐसी चीज इसको ऐसे कट ऑफ करें कि उस दौरान में आप जब एंड होता है तो एंड यूजर तक कोई ना कोई चीज पहुंच जाए। ये ना हो कि आप 2 स्प्रिंट के बाद जब एंड यूजर को कोई चीज दें और एंड यूजर के कि यार इसमें तो ये चेंजेस कर दो, तो वो आपके 2 स्प्रिंट का टाइम जाया ना हो, मतलब इस तरह से। तो वो विजुअली उसको आपने देखना होता है कि आपका रिलीज साइकिल वर्सेस आपकी टीम के ऊपर बर्डन, और प्लस आपने कितने टास्क वो जो है कैसे आइडेंटिफाई किए हैं वो सारी। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या चीज़ है? वो है आपका टेक्निकल एक्सीलेंस होनी चाहिए आपकी टीम के अंदर, ठीक है। आपका डिज़ाइन बड़ा बेहतर होना चाहिए, आप मुख्तलिफ तरह की मेथडोलॉजीज यूज़ करें, जैसे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। उसमें ये होता है कि आप जब सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो उसके अंदर कोड के अंदर ही टेस्ट कोड भी ऐड कर देते हैं, उसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो वो जो आपका कोड होता है ना उसके अंदर टेस्टिंग कोड इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब आप उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ना, तो वो एक तो होता है कि वो बंदा खुद से सोचता है कि यार इसके अंदर क्या क्या डाटा डाल के इसको कैसे चला के कैसे टेस्ट करना है। लेकिन आप उसको टेस्ट मोड में चलाएं तो ऑटोमेटिकली आपको फंक्शनैलिटी का एक रिव्यू करा देता है कि यार वो आपका एक यूजर आपने क्रिएट करना है, तो यूजर नेम और उसके कुछ डेमोग्राफिक्स आपने देने हैं। तो अगर आप उसको टेस्ट मोड में चलाएं तो वो खुद से एक यूजर नेम में कहेगा मतीन, ईमेल उसको कहेगा मतीन@gmail.com, ठीक है, वो हार्ड कोड हुआ होगा, एज 20 ईयर्स, और ये चीजें डाल के आपको एंट्री करके दिखा देगा कि ओके आप देख लें कि क्या ये एंट्री वहाँ डेटाबेस में पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई, ठीक है ना। तो इस तरह से वो आप चीजें चला रहे होते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि अब आपको यूजर को सोचना नहीं पड़ेगा। वो जब टेस्ट मोड के अंदर एक्टिव करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो फंक्शनैलिटी को एक बार आपको गो थ्रू करवा देगा कि देखेंगे ये जो सिस्टम है ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फंक्शनल है, ठीक हो गया ना। तो इस सारे को समराइज करते हुए डेवऑप्स क्या है? एक कल्चरल और टेक्निकल मूवमेंट है, ताकि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है और सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस हैं उनको यूनिफाई कर दिया जाए। पहले क्या होता था, डेवलपमेंट एक करता था और डिप्लॉयमेंट या वेब एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा होता था। अब इन दोनों को एक लेवल पे ले आए, क्योंकि बार बार सॉफ्टवेयर बन रहा है और बार बार रिलीज होके जा रहा है, हर स्प्रिंट के एंड में हम कुछ ना कुछ एंड यूजर को दे रहे हैं। तो बजाय इसके कि ऑपरेशन वाला बंदा एक बिल्कुल अलग से बैठा हो, हम यहाँ से बनाए, हम उसको कोड कंपाइल करके उसको दें, वो इंप्लीमेंट करे, उसको चलवा के दिखाए, ये सारी एक ही अम्ब्रेला के अंदर चीजों को ले आए ताकि फटाफट काम हो। इवन जो डेवलपर है उसी को ये एम्पावर कर दो कि वही जाके डिप्लॉय भी कर दे, या कुछ खास चेक्स लगा दो कि उसकी जो ही कोड रिलीज निकलती है वो ऑटोमेटिकली जाके डिप्लॉय भी हो जाए। तो आज आपने रिलीज करके ओके किया, साथ ही वो एंड यूजर को नजर आना शुरू हो गई या क्यूसी को नजर आना शुरू हो गई, और क्यूसी ने जब ओके किया तो उधर चलेगी, ठीक है ना। इस तरह से वो होती है। तो ये टूल का नाम नहीं है, ये कल्चर का नाम है। ये आप जावा में इंप्लीमेंट कर दो, ये आप जेनकन में इंप्लीमेंट कर दो, ये आप जीरा यूज कर लो, मतलब टूल की बात नहीं होगी, कंसेप्ट की बात होगी कि जैसे मर्जी इंप्लीमेंट कर दो। लेकिन ये सारी जो चीजें एक ऑटोमेटेड प्रोसेस की फॉर्म में, कंटिन्यूस फ्लो में, यूनिफाइड फॉर्म में चीजें चल रही हो, ये एक्चुअली हमारा डेवऑप्स का, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, डेव ऑप्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कल्चरल शिफ्ट है जिसके लिए माइंडसेट चेंजेस चाहिए डेवलपर के। यार मुझे क्या लगे इस वेब सर्वर के बारे में, मुझे तो बस मैं जावा में आपको प्रोग्राम करके दे दूंगा, आगे आप इसको जिस मर्जी वेब सर्वर पे चलाएं, तो ये मेरा तो काम नहीं है। तो ये माइंडसेट खत्म करना है। वो बताया कि भाई कोड
कि शुरू से कोड के एंड तक सारा आप ही का काम है, क्योंकि आप ही का कोड चल रहा है ना। अब जो ऑपरेशन वाला है, अगर उसमें कोई फ्लॉ आ रहा है, तो आपने कोड किया तो आप उसको देख के ही समझ जाओगे, हाँ ये मैंने फलानी लाइन में शायद ये वाला चेक नहीं लगाया था, इसकी वजह से ये वाला एरर आ रहा है, तो मैं अभी जाके चलाता हूँ। डेवलपर इसको नहीं, वो जो ऑपरेशंस वाला बंदा है उसको नहीं आइडेंटिफाई, अगर वो अलग अलग है तो आइडेंटिफाई नहीं करती कि अगर सर आपके सिस्टम में एरर आ रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भिजवा देता हूँ, आप इसको देख लें क्या है। ठीक है ना। तो वो इस वजह से ये ये जो डेव ऑप्स वाला कंसेप्ट है, ये हमें बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक हो गया। फिर एक काम से, काम किसको कहते हैं? कल्चर, ऑटोमेशन, लीन, मेजरमेंट एंड शेयरिंग। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि बेसिकली इसी डेवऑप्स को एक पुश देता है कि एक ये मेथोडोलॉजी है, इसके मुताबिक अगर आप काम करें तो आप ये बड़ी आसानी से डेवऑप्स को यूनिफाई करके, मतलब डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन को यूनिफाई करके डेवऑप्स की फॉर्म में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके जा सकते हैं। जिसके अंदर कल्चर का मतलब है कि आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, कि डेवलपर ये ना कहे यार ये मेरा काम तो नहीं है, ये तो उसका काम है, या वो ये ना कहे कि यार ये तो उसने कोड सही नहीं लिखा होगा तो इसकी वजह से ये नहीं चल रहा, मुझे क्या पता, आप उससे जाके पूछे। नहीं, वो दोनों सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा ना, एक ही कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो दोनों पे इम्पैक्ट आएगा। यानी कि अगर कंपनी लॉस कर जाती है, उसका सॉफ्टवेयर नहीं चलता और वो खत्म हो जाती है, तो जॉब किस किस की जाएगी? दोनों की जाएगी ना, जो डेवलपर है उसकी भी जाएगी, जो ऑपरेशन वाला है उसकी भी जाएगी। तो आप इस चीज को अलग अलग ना करें, आप इसको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और कोलिब्रेशन के साथ जो है ना आगे लेके चले। इसी तरह ऑटोमेशन है, आप ये जो रिपीटेटिव टास्क है कि वो रिलीज कर रहा है, वो डिप्लॉय हो रही है, तो इस इन चीजों को ऑटोमेट कर दें, ताकि वो इधर से वो सेव का बटन दबाए तो साथ ही वो रिलीज बन के आगे डिप्लॉय भी हो जाए, बजाय इसके कि वो इंतजार करे कि हो अभी 4 बज गए हैं, पता चला यार वो तो बंदा उठ के चला गया है, अब ये सुबह आएगा तो आके डिप्लॉय करेगा। तो ऐसे ना हो, आपकी चीजें जितनी जो रिपीटेटिव टास्क है आप उनको ऑटोमेट कर ले। ठीक है। एफिशिएंट वर्क फ्लो और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वही वाली कि पहले हमने क्या गलत किया अगली बार ना हो, पहले हमने क्या सही किया अगली बार भी सही करें। ये सारी चीजें आपके उस कल्चर का पार्ट होनी चाहिए। ठीक है। और आपके पास इन इन सारे मेजर्स को, इन सारी चीजों को मेजर करने का कोई कोई एक केपीआई टाइप सिस्टम, एक मैट्रिक सिस्टम भी होना चाहिए कि ओके, हम कैसे कहेंगे कि इसने बड़ा अच्छा काम किया और इसने बड़ा अच्छा काम नहीं किया, या हमारी टीम की इस बार की एफर्ट पिछली बार से ज्यादा शानदार है। तो कुछ केपीआईज आपने एस्टेब्लिश करने होंगे। ठीक है। कुछ मेजरमेंट करनी होगी जिसकी बेस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, और फिर आप कहेंगे नहीं हमारी परफॉर्मेंस खराब हो गई है, इसका आइडिया लगाओ कि क्या मसला है, उस मसले को हम सॉर्ट आउट करें। तो इस तरह से, और शेयरिंग वाली बात कि आपकी ओपन कम्युनिकेशन और नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, वरना साइबर सिक्योरिटी वाला अगर अपनी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज अपने पास रख के बैठेगा तो वो कोड वाले बंदे को पता नहीं होगा, तो वो कभी भी कोड अच्छा नहीं बना सकेगा। तो आप उससे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यार देखो मेरे पास ये बग आइडेंटिफाई हुआ है, तो मैं तुमसे वैसे शेयर कर रहा हूँ कि यार जब तुम डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो ये 4 चेक लगा लिया करो, तो अगली बार ये बग नहीं आएगा। ठीक है। तो ये वाली चीज होगी। फिर ये कोलिब्रेशन, ऑटोमेशन, क्वालिटी और स्पीड के ऊपर फोकस करता है, सिंपल इंग्लिश लिखी हुई आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर कुछ रोल्स होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, रिलीज मैनेजर होते हैं और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर होते हैं। ये सारे मिलकर काम करते हैं। ठीक है। साइट रिलायबिलिटी वाले का ज्यादा फोकस आपकी ऑपरेशंस पे होता है, डेवऑप्स इंजीनियर का काम ज्यादा आपकी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस वाली साइड पे जा रहा होता है। रिलीज मैनेजर बीच में आप समझ लें क्यूसी टाइप का काम कर रहे होते हैं, जो रिलीज का अपना पास पूरा रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। हाँ जी, नकवी साहब कहाँ चले गए थे? ओके ठीक है। चेंज तो नहीं करवाए कि सर तुम बहुत पढ़ाते हैं तो मैं चेंज ही करवा दूं? अच्छा ठीक है। अच्छा, इससे आखिरी कंसेप्ट निकला सी आई सी डी का। इसका कंसेप्ट है आपको? सी आई सी डी है? उसमें भी नहीं पढ़ा, स्क्रम वगैरह में, इन चीजों में, डेवऑप्स में? अच्छा, सी आई सी डी क्या होता है? सिंपल वर्ड है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। डेवऑप्स के साथ सी आई सी डी एक मरबूत चीज है, एक लिंक चीज है। क्या होती है? सी आई, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। तो ये सी और आई, ठीक है, क्या है? प्रैक्टिस ऑफ मर्जिंग कोड चेंजेस फ्रीक्वेंटली टू अ शेयर्ड रिपोजिटरी। अब आप 4 डेवलपर काम कर रहे हो, आपको एक मॉड्यूल दिया, इसको एक मॉड्यूल दिया, इसको एक मॉड्यूल दिया है, तो आपकी जो कोड की मर्जिंग है मेन वाले में, वो फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी वजह से कोई इशू रेज हो तो वो भी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, और अगर आपकी वजह से कोई बेहतरी आ रही है, कोई फीचर एडिशन हो रही है, तो वो भी जल्दी हो जाए। नंबर 1। इसका फायदा वही वाली बात नीचे जो लिखी है, मैंने पढ़ी नहीं थी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की इंप्रूवमेंट, ये इसका फायदा होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का। ठीक है। और इससे हमारे जो वर्क फ्लो जनरेट होते हैं वो होते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की प्रोसेसेस टू वैलिडेट द कोड चेंजेस। कि आपने कोड लिखा, आपने जो इसको रिलीज में भेजा, उसी वक्त तो फटाफट ऑटोमेटिकली टेस्ट वेस्ट हो और देखे कि इसका कोई फ्लॉ नहीं आ रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो वो फौरन जाके मेन वाले सॉफ्टवेयर की ब्रांच में मर्ज हो जाए।
ठीक, ये होगी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। ये जो आप चीजें नई डेवलप कर रहे हो या पुरानी वाली चेंज कर रहे हो, वो जल्द से जल्द एंड वाले सॉफ्टवेयर का जो मेन वाला मॉड्यूल है, जो कोड जिसके अंदर मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, उस तक पहुंच जाए। दूसरी है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ओके फाइन, वो मेन वाले में पहुंच तो गई आपकी चेंजेस, अब ये टेस्ट या प्रोडक्शन में कब जाएगी? आपने फीचर आज बना के भेज दिया, आप पता लगा यार वो तो एक महीना हो गया वहीं पे रुका हुआ है, अब आगे रिलीज उसकी नहीं निकल रही, तो आपके उस काम की एक्सपोजर तो जीरो हो गया। एंड यूजर तक तो नहीं पहुंचा, वो तो कहेगा मैंने तो एक महीने से आपको फीचर कहा हुआ था, अभी तक नहीं मुझे मिला। आप कहोगे मैंने तो एक महीना पहले बना के भी आगे फॉरवर्ड कर दिया है, तो वो कहेंगे फिर कहाँ फंसा हुआ है यार। तो पता चलेगा कि यार वो तो फीचर ऐड हो गया है, लेकिन इस भाई ने जो फीचर बनाना था वो अभी बन रहा है। तो जब इसके वाला भी फीचर बन के आएगा तो फिर वो फाइनल रिलीज निकल के उधर जाएगी। तो भाई इसके फीचर का बड़ा काम है, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसकी वजह से आप वाला फीचर तो ना रोको ना, वो तो रिलीज कर दो एंड यूजर तक, उस तक तो पहुंच जाए। तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जो ही आपकी एक चीज मेच्योरिटी में पहुंचती है तो आपने उसको कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट की तरफ भिजवाना है, ताकि उसी वक्त यूजर का फीडबैक आए। अब आपने आज बना लिया, एक महीना इसकी वजह से फंसे रहे, एक महीने के बाद जब एंड यूजर के पास गया, उसने कहा यार इसमें तो चार चेंजेस चाहिए, तो एक महीना तो आपका जाया गया। यही अगर उसको पहले एक महीना पहले पहुंच जाता तो वो चार चेंजेस बताता, तो उस एक महीने में आप वो चार चेंजेस भी इंप्लीमेंट कर चुके होते। ठीक है ना, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का ये फायदा था। ये वाली चीज होगी। फिर इसके बेनिफिट्स हैं, फास्टर डिलीवरी है, मोर फ्रिक्वेंट और रिड्यूस रिस्क हो जाता है। इसी तरह जिस तरह आप एक महीना इंतजार करते हैं, उसका पता चला कि ओहो यार जो एक महीना पहले मैंने काम किया था उसमें तो इतनी चेंजेस आ गई हैं, तो वो आपको पता नहीं चली क्योंकि वो एंड यूजर तक तो पहुंची नहीं थी चीजें। ठीक है। और इसमें डेव सेक ऑप्स कहाँ आता है? ये जो हमने बात की थी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस की थी ना, तो डेव ऑप्स था। अब आ गया डेव सेक ऑप्स। तो सिक्योरिटी कहाँ है? हर जगह ही है। बिल्डिंग में सिक्योरिटी, बिल्ड करते हुए आप सिक्योरली बिल्ड करें, कोड करते हुए, टेस्ट करते हुए सिक्योरली टेस्ट, मतलब साथ उसके फजिंग और ये वाली सारी चीजें भी आप इंप्लीमेंट करवा लें। ठीक है। रिलीज के टाइम पे सिक्योर हो, आपकी रिलीज वेरीफाई हो कि रिलीज वही एंड यूजर तक जा रही है जो आपने रिलीज की है, बीच में उसकी इंटेग्रिटी को वायलेट तो नहीं हुई कोड की या किसी और चीज की। डिप्लॉयमेंट के बाद उसके जो सारे ऑपरेशंस के फीचर हैं वो सारे सिक्योर है, उसमें कोई बग शक तो नहीं है। ठीक है। वो ऑपरेट सही मैनर में हो रहा है, उसके ऊपर कोई अटैक कोई लॉन्च तो नहीं हो रहे, जैसे किसी ने कोई ब्रूट फोर्स अटैक किया हुआ हो, कोई डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया वो, इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही। ठीक है। उसकी मॉनिटरिंग प्लानिंग, मतलब इन हर एस्पेक्ट के अंदर, हर स्टेज के अंदर आपकी सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। और है क्या डेवसेक्सऑप? वो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रेट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन टू द डेवऑप प्रोसेस, कि जो पूरा डेवऑप का प्रोसेस हमने पीछे देखा, इसमें आप बस सिक्योरिटी इंटीग्रेट कर दें। ठीक है। हर चीज को आप सिक्योर बनाते चले जाएं, डिजाइन कर रहे हैं सिक्योरली करें, कोड कर रहे हैं सिक्योरली कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं सिक्योरली करें। और थिंकिंग जस्ट लाइक ए हैकर करें, कि आप पहले से सोचें कि यार इसको अगर मैंने हैक करना हो तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है। उन वेज को पहले सोचें, उनका मेथड देखें, वो जो थ्रेट मॉडलिंग की हमने बात की थी पिछले स्लाइड में, और देन उसका जो आपके जहन में जो तरीका आ रहा है ना कि यार ये हैकर यहां से इस सॉफ्टवेयर में घुस सकता है, उस रास्ते को बंद कर दें। सोच लिया ना आपने, कहा अच्छा यार यहाँ से एंट्री हो सकती है, ओके फाइन, अब आपको जहन में आ गया, तो आप उस जगह को ही बंद कर दें। वो कोड के थ्रू करें, वो आप कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू करें, जिस तरह भी करें, लेकिन आपने अब उस रास्ते को, वो जो था कि आपने बग को रिमूव कैसे करना है, तो वो आप रिमूवल वाले फिर उसके सोल्यूशन की तरफ चले जाएं। अगर वो इतना बड़ा मेजर है तो डू नथिंग कर लें, वार्न द यूजर कर लें कि भाई आपकी इस जगह से हैकिंग हो सकती है, आप इस चीज को सिक्योर करने के लिए कोई कंट्रोल लगा दें। आप उसकी फीचर को ही रिमूव कर दें कि यार ये फीचर तो बड़ा खतरनाक है, अगर कोई इसको यहाँ से हैकर हैक कर गया तो ये तो हमारा सारा सिस्टम बैठ जाएगा, तो यार हम इस फीचर को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, याद है? और चौथा कौन सा था? फिक्सेशन, कि बग फिक्सेशन कर दें कि ओके फाइन, मुझे पता चल गया, तो मैं कोड के अंदर ऐसी कोई चेंजेस लेके आता हूँ कि ये वाला जो हैकिंग का रास्ता है ये बंद हो जाए। तो वो चार वही वाले प्रोसेस हम यहाँ पे कवर अप करते हैं। ठीक है। और ये प्रिवेंट करता है कि आपकी जो सिक्योरिटी की मेजर्स हैं वो अर्ली आपकी डेवलपमेंट के प्रोसेस में, वो जो बिल्ड एंड डिजाइन एंड कोड वाला टाइम था, उस वक्त से ही आपकी जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं वो उसके अंदर एडअप होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो टूल्स कौन कौन से, डेव ऑप्स या डेव सेक्स ऑप में, मतलब डेव ऑप्स की पहले बात करते हैं, फिर उसके अंदर कुछ सब टूल्स हैं जो डेव सेक्स ऑप पे लेके जाते हैं। वो कुछ क्लाउड के प्लेटफॉर्म्स हैं। कौन कौन से हैं? AWS है, एज्यूर है, गूगल का क्लाउड है,
और उसके अलावा आप प्राइवेट क्लाउड्स भी बना सकते हैं, ठीक है, मतलब VMware वगैरह और इस तरह के ये जो रेड हैट है, ये अपने कुछ ओपन शिफ्ट और इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। या उसका ESX है जिसके ऊपर आप क्लाउड बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड की। और बाकी AWS Azure और गूगल क्लाउड का तो आपको पता ही होगा, ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं क्लाउड के, ठीक है। उसके बाद डॉकर है। डॉकर एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है, तो डॉकर का आप लोगों को आइडिया है? अच्छा ये बताओ, आपने वर्चुअलाइजेशन में काम किया है, VMware या वर्चुअल बॉक्स वगैरह? ठीक है। वो जरा वर्चुअलाइजेशन के प्लेटफॉर्म थे, तो वो क्या करते थे, आपने काली लिनक्स इंस्टॉल करनी है, बेसिकली आपने कोई वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी, तो आप काली लिनक्स इंस्टॉल करते थे। तो उसमें क्या होता था कि आप सबसे पहले वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे काली लिनक्स का, जिसमें आपने एक्चुअली यूज क्या करना होता था, कोई टूल का नाम ले लो। टॉपसी यूज करना है, ठीक है। टॉपसी यूज करने के लिए जो फोरेंसिक एनालिसिस कर रहा होता है, ठीक है ना, कि आप उसको कोई डिस्क वगैरह देते हैं तो उसमें से कोई डाटा शेटा निकाल के दे देता है और उस तरह के मामला कर देता है, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए यूज हो रहा होता है। तो आपने ऑटोप्सी यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता था, पूरी की पूरी लिनक्स इंस्टॉल करनी पड़ती थी, काली लिनक्स, जिसके ऊपर वो एक सॉफ्टवेयर और उसके साथ 25 और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हुए होते थे, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर आपने यूज करना होता था। सही है। तो डॉकर क्या करता है कि डॉकर आपको कहता है कि यार आपने ऑटोप्सी यूज करना है, आप कहते हो जी मैंने ऑटोप्सी यूज करना है। कहते हैं अच्छा, ऑटोप्सी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 250 फीचर है ना, इसमें से सिर्फ ये 20 फीचर इसको चाहिए होते हैं। नेटवर्क एक्सेस चाहिए होगा, डिस्क एक्सेस चाहिए होगा और 6 एक्सेस चाहिए होंगे। इसको वेब ब्राउजर चाहिए, अटॉप्सी को वेब ब्राउजर चाहिए? नहीं चाहिए ना, उससे तो डिस्क के अंदर से डाटा निकाल के एनालाइज करके आपको देना है, तो ब्राउजर निकाल दो भाई। और क्या चीज चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए ये भी निकाल दो। तो वो करके 20 या 25 जो फीचर जो ऑटोप्सी को रिक्वायर्ड है ना, सिर्फ वो पकड़ेगा, और वो पकड़ के और उसके ऊपर ऑप्सी इंस्टॉल करके आपको दे देगा। आपकी जो वर्चुअल बॉक्स में मशीन बनती है काली लिनक्स वाली, जिसपे एक्चुअली आपने टॉप्सी चलाना था, अगर वो 10 GB की बन रही है, तो अटॉप्सी ऑन द डॉकर में भी 1 GB की बन जाए, जिसके अंदर सिर्फ अटॉप्सी चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन आपने चलाना क्या है, अटॉप्सी चलाना है ना, कुछ और थोड़ी चलाना। ठीक है, ब्राउजर चलाना है तो यार अपनी मेन वाली विंडो में चला दो ना, उसमें वर्चुअल बॉक्स में घुस के ब्राउजर चलाने की तो आपको जरूरत नहीं है ना, कि मैंने कोई जीमेल चेक करनी है अपनी ईमेल या कोई और। तो ये डॉकर क्या करता है कि ये आपको सिर्फ वो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स जो उनकी डिपेंडेंसीज हैं, मतलब एप्लीकेशन और उसकी जो जो कोर डिपेंडेंसीज हैं, उनको एक पैकेज बना के आपको पोर्टेबल कंटेनर की फॉर्म में दे देता है कि ओके फाइन, ऑटोप्सी चलाना है, ये 1 GB का इमेज है, ये चलाओ, इसके पीछे लिनक्स चल रही है, विंडोज चल रही है, जो भी चल रहा है वो उसका अपना सिस्टम है, उस आपको एक्चुअली टॉप्सी चलता हुआ मिल जाएगा। तो वो 4 GB की लिनक्स, फिर उस पर 1 GB का टॉप्सी नहीं चाहिए आपको, अब आपको एक ही GB में सारे के सारे काम होंगे, गॉट इट। फिर गिट है, गिट आपको पता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। मेविन जो है ये बिल्ड ऑटोमेशन टूल है, जैसे मैंने आपको कहा नहीं कि यार ये जावा के लिए होता है ज्यादातर, कि भाई जैसे मैंने आपको कहा कि यार अब आपने जो ही सॉफ्टवेयर अपना फाइनलाइज किया तो उसकी बिल्ड बन जाए, उसकी समझ लो एग्जीक्यूटेबल बन जाए, वो कंपाइल होके आगे फॉरवर्ड हो जाए, तो इस काम के ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। जेंकिन जो है ना, CI/CD की जो पूरी पाइपलाइन हमने देखी है कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की, ठीक है, ये जेंकिन का सर्वर उस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है, कि आप उसमें डेवलपर्स कॉन्फ़िगर कर देते हैं, डेवलपर अपना कोड एक खास उस जेंकिन कॉन्फ़िगर रिपोजिटरीज में रखते हैं, और जब वो उसको एक फ्लैग एक्टिव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आगे डिप्लॉयमेंट वाली रिलीज साइकिल्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। और जीरा जो है ना, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है, जो कि डिजाइन किया गया है स्प्रिंट को सामने रखते हुए, ठीक है। तो नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो पहले वाली होती थी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट की होती थी, 6 महीने का, साल का प्रोजेक्ट है। तो अभी स्प्रिंट तो आ गया, तो इसमें तो आपके एक एक महीने के, 4 4 वीक्स के, 2 2 वीक्स के वो स्प्रिंट्स बन रहे हैं। तो बेसिकली स्प्रिंट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो है ना, हम जीरा फॉर एग्जाम्पल यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी टूल्स होते हैं, अपडेट होते रहते हैं, कल को अगले साल आप पढ़ें तो शायद ये लिस्ट में 4 चीजें ऐड हो जाएं, 2 चीजें निकल जाएं, ठीक है, तो ये अपडेट होती रहती है, वो नहीं है। और बाकी इसमें जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का। तो आपको पता है मॉनिटरिंग क्या होती है? कि किसी सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक जा रही है, ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। और
मैनेजमेंट क्या होती है कि जो, अगर आपको मॉनिटरिंग के कुछ रिजल्ट्स आए हैं ना, उसकी बेस पे आपको एक्शन परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार हमारा सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है, यूजर का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है, तो आप सिस्टम की रिसोर्सेज बढ़ा दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मॉनिटरिंग की वजह से जो आपको इश्यूज हाईलाइट होते हैं, उनको टैकल करने का नाम है मैनेजमेंट या मैनेजिंग। ठीक है, तो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट दोनों जो है ना, ये इस कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस पूरी लाइफ साइकिल में जहां पे भी कोई प्रॉब्लम होता है वो मॉनिटर करें, उसका कोई हल निकालें। तो उसके लिए प्रोमीथियस, ग्रिफाना, नेगियस, प्लैंक, इस तरह की चीजें यूज होती हैं, जिसमें से कुछ सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और साथ साथ उनको लॉग वगैरह भी कर रहे होते हैं, और उसकी बेस पे फिर मैनेजमेंट की एक्शन आपने लेने होते हैं कि इसके अगेंस्ट अब मैंने सोल्यूशन कैसे निकालना है अगर जो मेरी जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो रही है। ठीक है, और आखिरी हम स्लाइड देख के इसको बस करते हैं आपसे सवाल पूछ के कि आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डेव सेक ऑप्स के अंदर रहते हुए, जिनका आपने ख्याल रखना है, वो क्या क्या है? ऑटोमेशन, कोलेबोरेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सिक्योरिटी, जो सबसे मेन डेव सेक ऑप का हमारे लिए जरूरी है, और मेयरमेंट, वही वाली बात, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस वो जो वो वाली चीज है। ठीक है, तो अब आप लोग बताएं कि यहां तक कोई आपका सवाल है। सबसे पहले तो बताएं कि इस कोर्स, इस लैब से या जो इससे पहले हमारा लेक्चर हुआ है उससे रिलेटेड ओके हैं। अच्छा, इससे हट के जो आज के हमारे कंटेंट्स थे उसके हवाले से कोई सवाल?